ऑडिबल। गुड इवनिंग कैसे हो सर। आप? कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ जी। Yes. भाग सर गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं इस भाग दौड़ में वो बुक कीपिंग की क्लास में लिंक दे दिया मैंने। ओहो, अभी से हम वेट कर रहे थे काफी। इट वॉज रेक्टिफाइड कंफर्म। आपको नोट्स मिल गए थे पेंशन के? यस सर। आजकल की नोट्स की बात हो रही है, जो मैंने आपको पे फिक्सेशन के थोड़े नोट्स शेयर किए थे आपसे, वो वाले नोट्स में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दें। पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं। पे फिक्सेशन के कुछ और नोट्स मैं इस वीकेंड पे आपके साथ शेयर करूंगा, बट जो ऑलरेडी किए थे उनमें कोई डाउट है? सर जो पे फिक्सेशन के आपने पहले शेयर किए थे वो भी दोबारा शेयर कर दिएगा, हमने लेट ज्वाइन किया था। कर दूंगा। फिर पहले वो शेयर करूंगा, उसके बाद आप सर इसी ग्रुप में किए थे आपने? हमें भी नहीं मिले सर, क्योंकि वो दोबारा करने में ओके। वो आपको भी नहीं मिले? नहीं मिले। आपने लेट ज्वाइन किया था? हाँ सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं दोनों में कर दूंगा फिर से। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो फिर अगर शेयर्ड नहीं है, फिर अभी डिस्कशन की उसकी बात बनेगी नहीं। सो आज वाले तो सबके पास है ना? पेंशन वाले तो सबके पास है ना? यस सर। आज मैं वो पहले वाले पे फिक्सेशन के नोट्स दोनों ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। देन टुमारो यू कैन टेल मी हैव एनी डाउट। ओके सर। ओके, जो आज वाले मैंने आपसे नोट शेयर किए, पहले नोट्स में जाने से पहले हम बात कर रहे हैं पेंशन की। पहली बात तो यह है कि उसमें पेंशन दोनों तरह की डिस्कस हो जाएंगी। पहले तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे उसमें, जिसमें एनपीएस की बात नहीं करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो उन एम्प्लॉइज की जिन्होंने जो जॉब में थे 1/1/2010 से पहले। कहने का मतलब ये हो गया कि 31 दिसंबर 2009 को जो जॉब में थे उनके लिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ऐसा करेंगे जो पहले ग्रुप वाले रिपीट कर रहे हैं, जो पहले ग्रुप वाले रिपीट कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। जो पहले ग्रुप वाले रिपीट कर रहे हैं, दे विल गिव मी अ मैसेज दैट वी हैव पेंडेंसी, क्योंकि सबकी पेंडेंसी है नहीं, और क्योंकि यहाँ पे 100 की फिर लिमिटेशन है। तो उससे ये होगा कि नए वालों का कहीं मिस ना हो जाए। आई एम वर्किंग आउट की 2 से ज्यादा की उन्हें परमिशन मिल जाए, बट राइट नाउ इट्स 100 ओनली। तो जो नया बैच है उनका प्लस तो पुराने वालों का बैकलॉग है, बिकॉज अदरवाइज व्हेन आई शेयर दैट लिंक इन द होल ग्रुप एवरीबडी ज्वाइंस, तो वो फिर 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो उससे ये होगा कि जिन्होंने एक बार किया वो भी 2 बार कर लेगा, और किसी का एक बार भी नहीं होगा। तो दोज हु आर इन द ओल्ड ग्रुप एंड दे हैव पेंडेंसी, अगर पे फिक्सेशन की थी तो पे फिक्सेशन का हमने डिस्कस कर लिया, ज्वाइनिंग का हमने डिस्कस कर लिया। आई कांट एंटरटेन देम फॉर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर दें कि हमारा पेंडिंग है कुछ, तो फिर मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा कि किनको मैं पेंडिंग को देना है। तो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट
pass on that link as a whole to the old group. ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? अगर मुझे 100 से ज्यादा की परमिशन मिल जाती है देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई डोंट वांट कि नए वाले बैच के कुछ लोग बाहर रहे और पुराने वाले दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं। तो वैसे भी सबके साथ मेरा प्रॉमिस है, whenever we have exams, उससे पहले मैंने 15 दिन का प्रेशर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन का प्रेशर मिलेगा, स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। ओके, दो बार अभी रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही लोग आए जिन्होंने एक्चुअल में मिस किया, doing it just for the sake of repetition, they should avoid it. They will get a chance. Everybody will get a chance at the time of exams. Whenever your exams are announced, उससे पहले मैंने numerical subjects सबके प्रेशर दे गए हैं, so nobody will be missed out. I do it every time. So not a new practice. अच्छा ठीक है ठीक है। जी बहुत गप मार रहे हैं लाइव क्लास में। सर कुछ बच्चे जो है अलाउ नहीं हो पा रहे, वो इस लिंक वगैरह के थ्रू अलाउ नहीं हो पा रहे सर। मैं इसीलिए ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि अगली बार जो नया वाला बैच है मैं उसमें लिंक दूंगा। जो पुराने वाले बैच के हैं वो स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट करें तो मैं उनको लिंक इंडिविजुअली दे सकता हूँ, बट उस ग्रुप में एज ए होल लिंक शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ये होगा कि नए वाले फिर सफर करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया हुआ। आप लोगों का बैकलॉग अगर ज्वाइनिंग टाइम का था तो ज्वाइनिंग टाइम तो हो गया, जब पे फिक्सेशन का था वो भी हो गया। तो देयर विल बी फ्यू पीपल दोज हु हैव बैकलॉग ऑफ पेंशन, तो वो मुझे रिक्वेस्ट करना। ओके, सर पे फिक्सेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया ना सर? पे फिक्सेशन हमने न्यूमेरिकल के एंगल से किया, बट थ्योरी के नोट्स में आपको कह रहा हूँ कि वीकेंड में कुछ और नोट्स मिलेंगे, तो जो इनको पहले नोट्स नहीं मिले हैं वो भी शेयर कर दूंगा आज। कुछ और नोट्स आपको वीकेंड पे मिलेंगे, देन विल डिस्कस दोस नोट्स इन वन गो। थ्योरी हम एक गो में डिस्कस कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल एक गो में डिस्कस नहीं हो सकते। तो न्यूमेरिकल जब हमने कवर किया तो उसकी थ्योरी आपकी साथ साथ कवर हो गई, ठीक है। अगर कोई हमें प्रमोशन के बारे में पूछेगा तो वी कैन राइट इट, प्रमोशन विद ऑप्शन कैसे होती है, विदाउट ऑप्शन कैसे होती है, टाइम बाउंड के लिए क्या कंडीशंस है, ठीक। टीचिंग सर हम न्यू ज्वाइनिंग थे तो हमारा पे फिक्सेशन भी रहता है, हमने वो भी नहीं किया। अच्छा, आपने नए वाले में भी बाद में ज्वाइन किया ना, तो आप लोगों के लिए मैंने एक क्लास संडे को रखी थी। हाँ जी, ज्वाइनिंग टाइम का रखा था आपने, वो हमने अटेंड करा, पे फिक्सेशन का नहीं हो रहा था। तो ये वाला संडे आने देना। जी सर, आप लोगों को मैं संडे दे रहा हूँ, डोंट वरी। जी सर, जी सर। ओके, नाउ कमिंग टू द पेंशन, आई वाज सेइंग सर ये पे फिक्सेशन के जो थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर उसकी कोई क्वेश्चंस मिल जाते तो सही रहता। प्रैक्टिस के लिए, हाँ जी प्रैक्टिस के लिए मैं 100% आपको दे दूंगा, ठीक है, 100% दे दूंगा आपको। मैं प्रैक्टिस के लिए प्रमोशन वाला केस भी दे दूंगा, टाइम बाउंड वाला भी दे दूंगा, चार्ज अलाउंस वाला भी दे दूंगा, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, सो पेंशन का हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें वो लोग फॉलो करते हैं जो 31/12/2009 को जॉब में थे, क्योंकि 1/10/2010 के बाद वी आर फॉलोइंग इन द न्यू पेंशन स्कीम। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ओल्ड वाले को भी डिस्कस करेंगे और न्यू वाले को भी डिस्कस करेंगे। न्यू वाले में कोई कैलकुलेशंस हम ज्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस उस तरह से फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है, बिकॉज यू इन्वेस्ट द मनी, गवर्नमेंट आल्सो पुट्स इट्स शेयर, 14% जो है आपका 10% है, वो इन्वेस्ट होता है, उसकी एनएवी कैलकुलेट होती है, और उसके बाद आपको कितनी वैल्यू कितनी देर के बाद मिलनी है, वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते रहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम लाइफ लॉन्ग के लिए पेंशन है, और उसमें
पेंशन का फिक्सेशन जो होता है वो क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस मैटर करता है कि आपको फुल पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी कब बनेगी। अभी मैं नोट्स में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट वर्बली आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो फुल पेंशन की क्वालिफिकेशन है उसके लिए जो मिनिमम सर्विस चाहिए दैट इज 20 years राइट नाउ। तो 20 साल की अगर सर्विस होगी तो फुल पेंशन का मतलब क्या होता है कि पूरी तनख्वाह मिल जाएगी 50%। फुल पेंशन का मतलब हो गया 50%, ठीक है। कि जितनी किसी की बेसिक थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, he or she will get 50% of that बेसिक उनकी वो फिक्स हो जाएगी, उसको हम कहते हैं फुल पेंशन। अब यहाँ से ओरिजिनेट होता है कि अगर किसी की सर्विस 20 years से कम है तो उस केस में फिर प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, क्योंकि फुल पेंशन के लिए आपको चाहिए 20 years, तो फिर वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। 20 years का मतलब क्या हो गया, 6 monthly पीरियड्स कितने हो गए, 40 हो गए ना, ठीक है। अगर 20 years की बात करें तो 6 monthly periods हो गए, उसमें 40। And if the 6 monthly periods are coming out to be 35 only, not 40, उस केस में प्रोपोर्शनेट हो जाएगी फिर पेंशन। इस हिसाब से हो जाएगी, इनटू करेंगे जो भी उसका हाफ बनेगा, जो उसका हाफ बनेगा उसको इनटू करेंगे 35 divided by 40, then that will not be 50%, फिर वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। क्योंकि अगर 40 है तो 40 by 40 हो जाएगा ना, फिर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 50% ही रहेगी। इन केस क्वालिफाइंग सर्विसेज less than 46 monthly periods, then it will come down proportionately। एक तो ये है उसमें। अब पेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमने क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं। Now, how to calculate qualifying service of a person? क्वालिफाइंग सर्विस के लिए पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस का। ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब ये होता है कि जब से उन्होंने जॉब स्टार्ट की, अपॉइंटमेंट से लेके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक कितना टाइम बनता है, उसको कहते हैं ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस। आपको मैंने माइनस करना सिखाया था ना, ईयर, मंथ, डेज, माइनस करना सिखाया। वो माइनस की कैलकुलेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि ऊपर हम रखेंगे डेट ऑफ रिटायरमेंट, नीचे हम रखेंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी क्वालिफाइंग सर्विस। उसको कहते हैं ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस। अब उसमें से कुछ स्पेल्स जो है वो माइनस हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स। नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स में क्या क्या आ जाएगा, किसी का डाइस नॉन हो गया, नो वर्क नो पे, ब्रेक इन सर्विस, वो नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने एज्यूम नहीं किया कि कहीं पे ब्रेक था, वहां पे हमने सीधा ले लिया डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब इन बिटवीन कहीं पे ब्रेक्स हुई हैं तो वो हमने काउंट नहीं किया था, वहां पे ग्रास ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि कौन से पीरियड्स हैं जो कि काउंट नहीं होंगे, तो उसमें काउंट डाइस नॉन नहीं होगा, नॉन क्वालिफाइंग में आ जाएगा। तभी EOL होगी विद मेडिकल सर्टिफिकेट अगर हो EOL, तो उस केस में वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट होती है। लेकिन अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट होगी then that will not be counted, वो भी नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें से नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स को अगर माइनस कर दें then we arrive at net qualifying service। नेट क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसको फिर 6 मंथली पीरियड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या यस सर, यस सर। आइडिया ये रहता है कि आपको टॉपिक थोड़ा सा ग्रिप में आ जाए
जब आप एक्चुअली उसमें जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे मेरी वाकफियत पहले से है। तो दिस इज लेइंग ऑफ द ग्राउंड ऑफ दैट टॉपिक। नेट क्वालिफाइंग सर्विस हमारे पास आ जाएगी। तो कैसे आएगी? इतने ईयर्स, इतने मंथ्स, इतने डेज, ऐसे ही आएगी। तो भी कैलकुलेशन ऐसे ही कर रहे हैं हम, ईयर, मंथ, डेज। अब उसको हमने कन्वर्ट करना है 6 मंथली पीरियड्स में। 6 मंथली पीरियड्स का फॉर्मूला क्या है? जितने ईयर्स बनते होंगे उसको इंटू 2 कर दूं तो 6 मंथली पीरियड बन जाएंगे ना? यस सर। मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आप शायद की जरूरत पड़ जाएगी। तो बहुत सारी फाइल्स मिक्स हो जाती। ओके, सपोज किया हमारे पास नेट क्वालिफाइंग सर्विस से वो आ गई से 25 years, 4 months and say 20 days। सपोज ये उनकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस आ गई। अब इसका कन्वर्जन इनटू 6 monthly periods। 25 है पूरे साल, तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 2 इंटू अगर मैं 2 करूं तो 6 मंथली पीरियड्स निकल जाएंगे। अब उसके बाद है 4 months। तो जो 4 months है, यहाँ पे राउंडिंग है 3 months की। हाफ ईयर के लिए जो राउंडिंग है वो है 3 months में। अगर 3 months हो तो उसको हाफ ईयर माना जाता है, और अगर 3 months से कम हो फिर इसको इग्नोर किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब एक हाफ ईयर और ऐड हो जाएगा ना 4 महीनों के लिए। 3 महीने से ऊपर हो गया, ये 3 महीने होता तब भी ऐड होता, तो +1 हो जाएगा। विच मीन्स कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है तो 50 + 1 है 51। सर दैट मींस कि के साथ मंथ हम लेंगे कि 3 मंथ होने चाहिए, तो एक हाफ ईयर लेंगे। हाँ, इसमें मैं लिख सकता हूँ राउंडिंग फॉर 1/6 monthly period is स्क्रीन शो नहीं हो रही है। more। सबको नहीं शो हो रही है या किसी को नहीं शो हो रही है? अब तो हो सकता है नेट का इश्यू हो, एक बार एग्जिट करके एंटर कर लो। ओके, सो राउंडिंग फॉर 1/6 monthly period is 3 months or more। 3 महीने या उससे ज्यादा हो तो एक 6 monthly period ऐड हो जाता है। इसका मतलब इसमें डेज का कोई रोल नहीं है? डेज का कोई रोल नहीं है। डेज अगर 30 होंगे, अगर डेज 30 होंगे तो वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन 30 से कम रहेंगे तो उनका कोई रोल नहीं। सो राउंडिंग इज नॉट एट द लेवल ऑफ डेज, राउंडिंग इज ओनली एट द लेवल ऑफ मंथ्स। क्लियर? यस सर। सर मतलब 3 months और 15 days होंगे तो 3 months ही हमने कंसिडर कर रहे हैं, उन डेज का कोई वो नहीं होगा? नो, उन डेज का कुछ नहीं होगा। अगर वहां पे होंगे से 2 months और 29 days भी हो जाए, ठीक है, तब भी वो 3 महीने काउंट नहीं होंगे। राउंडिंग 29 की 30 में नहीं होगी। तो राउंडिंग इज ओनली अप टू द लेवल ऑफ मंथ्स, नॉट एट द लेवल ऑफ डेज। अब बेसिक क्वेश्चन ये है
why we are calculating 6 monthly periods, why we are not restricting our calculations to the yearly values. 6 monthली में क्यों कन्वर्ट करना है उसको? हम साल में ही उसको काउंट करें कि 25 साल हो गए. तो उसमें आइडिया ये रहता है 6 मंथली पीरियड के हिसाब से हमारी कैलकुलेशंस डिफाइन हुई है. अगर DCRG की बात करें तो वहां पे है अप टू 6 मंथली पीरियड्स. इवन जो पेंशन की फिक्सेशन है वहां पे 20 इयर्स को कन्वर्ट किया जाता है 46 मंथली पीरियड्स में. और अगर प्रोपोर्शनेटली कम करना हो तो 6 मंथली पीरियड्स के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है कि हाउ मेनी एक्चुअल 6 मंथली पीरियड्स आर देयर एंड व्हाट वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड. एक्चुअली रिक्वायर्ड वाज 40 एंड एक्चुअल जो है जो स्टिपुलेटेड था वो 40 था एंड एक्चुअल दे अचीव्ड ओनली 32 6 मंथली पीरियड्स. तो वो जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू होगी मतलब सर डेज अगर मान लो सर 30 है तो हम उसको कन्वर्जन कर सकते हैं सर इसमें मंथ में. अगर 30 होंगे तो एज पर CSR है ही 30. हम रूल है ही 30 का ना. 30 का ही एक महीना कंसिडर होता है. तो अगर 30 डेज होंगे तो मंथ में वो स्लिप हो जाएंगे. ठीक है. But those are less than 30 means 29 है 28 है 25 है. तो ऐसा नहीं करेंगे कि 15 से ऊपर होंगे तो वो एक महीना ले लेंगे. उसमें राउंडिंग नहीं है. Until and unless those are entirely 30 days, you can't convert that into months. ठीक. तो 30 होंगे तो फिर तो वैसे ही वो मंथ हो गया तो मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो बेसिक क्वेश्चन इज why we are doing it in 6 monthly periods. तो आंसर इज कि जो कैलकुलेशन है वो 6 मंथली पीरियड्स के हिसाब से है और उसमें लॉजिक ये भी है कि एम्प्लॉय को बेनिफिट हो सकता है उसमें. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें अगर ईयर्स में जाते तो ईयर्स में राउंडिंग तो 6 मंथ्स एंड अबव की होनी चाहिए ना. फिर अगर ईयर्स के हिसाब से जाते हैं तो राउंडिंग तो 6 मंथ्स एंड अबव की होगी तो अगला साल आ सकता है ना. फिर 0.5 या उससे ऊपर हो तभी राउंडिंग होती है अगले में. तो इसका मतलब यहाँ पे तो वो 25 साल पे ही रहते. लेकिन जब 6 मंथली पीरियड्स में गए तो एक 6 मंथली पीरियड और ऐड हो गया ना. तो एक तरह से 25.5 साल का फायदा हो गया ना उनको. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. यस सर. अगर ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 25.5 साल हो गए. लेकिन अगर सिर्फ ईयर्स के रिलेशन में कैलकुलेशन होती 25 साल 4 महीने की राउंडिंग तो हो नहीं सकती ना 25+1 करने के लिए. फिर तो 25 ही रहता. तो इसलिए 6 मंथली पीरियड्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको राउंडिंग का फायदा हो जाए. अगर वो 3 मंथ्स कंप्लीट कर गए हैं तो एक हाफ ईयर उनको और मिल जाए. ऐसे ही अगर यहाँ पे होता 25 ईयर्स और यहाँ पे हो जाते से 9 मंथ्स एंड 20 डेज तो उस केस में पूरा साल एक ऐड हो जाता है. क्योंकि 6 महीने के लिए तो एक 6 मंथली पीरियड था ही था फिर और उससे ऊपर 3 महीने और हो गए ना 9 मंथ्स जब हम कह रहे हैं. तो इसका मतलब 2 6 मंथली पीरियड और 26. तो 26 ईयर्स हो गए वर्चुअली उनके. तो दिस इज द बेनिफिट दे कैन गेट. ठीक है. तो 6 मंथली पीरियड्स में उसको कन्वर्ट करने का ये तर्क है. ठीक. अब जहां तक रिटायरमेंट बेनिफिट्स का सवाल है सर, जब ये मंथ की जगह अगर 9 मंथ्स होंगे तो उसमें मतलब हम 6 मंथ एक राउंड ऑफ कर लेंगे और एक 3 मंथ्स मतलब 2 ऐड हो जाएंगे. 2 ऐड हो जाएंगे. एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें वर्चुअली आपके 2 6 मंथली पीरियड्स जो है वो ऐड हो जाएंगे. एक तो 6 महीने पूरे ही है ना उसके बाद और उसके ऊपर 3 महीने और हैं. तो 3 महीने के लिए राउंडिंग मिलती है 6 मंथली पीरियड की. तो वो 2 और काउंट हो जाएंगे. ठीक है. यस सर. क्लियर है? ओके. अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात अगर करें तो हाउ मच बेनिफिट्स द पर्सन गेट्स
when he retires as per old pension scheme. एक तो मंथली पेंशन मिलेगा, ठीक है। मंथली पेंशन के जो नॉर्मल है वो तो 50% का ही रेट है ना, ठीक है। तो मंथली पेंशन मिल जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि मंथली पेंशन की नौबत ना आए और सीधा ही फैमिली पेंशन लग जाए किसी को, ऐसा हो सकता है। रिटायरमेंट से पहले टैक्स होगा। बिल्कुल, देखिए कहीं पे ऐसा हो सकता है कि सीधा ही फैमिली पेंशन लग गई, और कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मंथली पेंशन का कन्वर्जन हुआ फैमिली पेंशन में। दोनों पॉसिबल है ना। एक केस में डेथ ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है। अगर डेथ ऑफ एम्प्लॉय है तो सीधा फैमिली पेंशन है, और दूसरे केस में डेथ ऑफ रिटायरी हो सकता है। तो अगर डेथ ऑफ रिटायरी है तो फिर मंथली पेंशन का कन्वर्जन होगा फैमिली पेंशन में। इज इट ओके? तो मंथली पेंशन ओब्लिक यहाँ पे फैमिली पेंशन भी लिख देता हूँ, क्योंकि समटाइम्स इट कैन बी स्ट्रेट वे कमिंग टू द फैमिली। इफ द पर्सन डाइज इन हार्नेस ड्यूरिंग सर्विस, तो उस केस में फैमिली पेंशन डायरेक्ट हो जाएगा। और क्या मिलता है? कम्यूट, डेथ कम, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जिसको हम कहते हैं डीसी आरजी, एक ये बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिलेगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन किसी भी चीज की अगर करवानी हो तो उसका क्या मतलब होता है? सर ये पेंशन का एडवांस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मीन्स जो पेंशन आपको फ्यूचर में मिलनी थी वो आपने कुछ पोर्शन उसका एडवांस ले लिया। तो जो चीज आपको बाद में मिलनी थी अगर आप एडवांस में लेते हैं तो इसका मतलब आप लोन ले रहे हैं ना फिर, ठीक। कम्यूटेशन जो है एक तरह से लोन है जो कि गवर्नमेंट पेंशनर को देती है कि आप एडवांस में पेंशन ले लो, लेकिन आपको उसकी रिकवरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। और कम्यूटेशन जैसा पहली क्लास में जो लोग थे, मैंने कैलकुलेशन करके भी उनको बताया था कि जो हम लेते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल हम वापस करते हैं। इट्स ए कॉस्टली अफेयर। कम्यूटेशन की जो वापिस देना होता है हमें लेने के बाद, ये कब से स्टार्ट होता है? जब अब रिटायरमेंट होते उसी मंथ से स्टार्ट हो जब ये इसकी कटना, जब आपके कम्यूटेशन आपके अकाउंट में आता है वो वाला पैसा उसके बाद? देखिए, अगर कम्यूटेशन आपका हो गया तो उसके बाद की जो पेंशन आएगी उसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नहीं सर, हमारी ट्रेजरी में तो बोल रहे थे कि नहीं काटना जब तक उनके पास वो पैसा नहीं जाए। कुछ बंदे ना जिनको 6 महीने रिटायर हुए हो गए, अभी तक उनको वो मिला ही नहीं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि जब उनको वो बेनिफिट मिलेगा उसके अगले महीने से कटौती हो, ठीक है। ओके सर, ओके। हम भी वही कह रहे हैं कि किसी को आपने लोन दिया, रिकवरी तो लोन के बाद ही करोगे ना, पहले लोन आया नहीं उनके पास, तो हाउ कैन यू रिकवर द मनी? तो वंस द पर्सन गेट्स द बेनिफिट ऑफ कम्यूटेशन, देन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू हैव टू स्टार्ट द रिकवरी। कम्यूटेशन जो मिलती है वो कितने साल की कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है? कितने इयर्स की कैलकुलेशन? देना पड़ता है 8.194 के उसको मिलता है, और देना होता है 15 साल का। जी, 8.194 आप कह रहे हैं, दैट्स परफेक्टली ओके, ठीक है। लेकिन वो एज से रिलेटेड है फैक्टर, ठीक है।
जिस फैक्टर की आप बात कर रहे हो वो एज से रिलेटेड है। अगर मैं 60 इयर्स में रिटायर होता हूँ तो उस केस में वो फैक्टर वही है, लेकिन अगर मैं 60 से पहले रिटायर होता हूँ तो फिर वो फैक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है? वो फैक्टर थोड़ा हायर रहेगा, फिर एज के हिसाब से वो फैक्टर क्या होता है, डाउन होता है, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट का उसमें कंसेप्ट है। तो दैट फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस एट द सेम वैल्यू, ठीक है? बाकी मैंने भी भोगा हुआ जो आप कह रहे हैं ना 8.194, तो मैंने जब VRS लिया तो मेरा तो फैक्टर बड़ा हाई लगना था, तो वहां पे भी उनको गलती लग गई और उन्होंने सुपर एनिमेशन वाला फैक्टर लगा दिया था। देन आई गॉट इट राइट, बिकॉज इन माय केस इट वाज मच हायर, ठीक है? तो एज ए स्टैंडर्ड उसको नहीं लेना, वो एज से रिलेटेड है, ठीक है? अगर 60 इयर्स में कोई रिटायर होता है तो नो डाउट द फैक्टर इज द सेम, बट अगर उससे पहले कोई हो जाएगा तो फिर फैक्टर उसका हायर होगा। वो हमारे पास फैक्टर रेडीमेड है, ठीक है? कम्यूटेशन के फैक्टर रेडीमेड है। अभी मैं उतना न्यूमेरिकल में नहीं जा रहा हूँ, ना मैं फॉर्मूले में जा रहा हूँ, तो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट बेनिफिट विल गेट। और कम्यूटेशन जो है वो 12 साल के लिए कैलकुलेटेड, 12 साल को ध्यान में होता है, बट व्हेन इट कम्स टू रिकवरी, देन रिकवरी इज अफेक्टेड फॉर 15 ईयर्स, ठीक है? जो बेनिफिट मिलता है वो 12 साल को कंसिडर करते हुए मिलता है, और जब रिकवरी होती है तो 15 साल के हिसाब से होती है। इज इट क्लियर? यस सर। उसमें जो टोटल आउटफ्लो है वो ऑलमोस्ट डबल चला जाता है फिर। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। व्हाट एल्स? वो क्या बेनिफिट होता है? लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट जो है वो भी उनको मिलेगा। कौन सी लीव का मिलेगा? हर तरह की लीव का, कैजुअल लीव का भी मिल जाएगा, ओनली फॉर अर्न लीव। हाफ पे लीव डजंट काउंट फॉर लीव एनकैशमेंट, सो लीव एनकैशमेंट में अर्न लीव ही काउंट होगा, और मैक्सिमम उसमें 300 तक का ही बेनिफिट है, ओके? और अब यहाँ पे बात करते हैं कि मंथली पेंशन या फैमिली पेंशन किस बेनिफिट के लिए डीए का रोल है, किस बेनिफिट के लिए डीए का रोल नहीं है, क्योंकि पे का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये तो सभी मिलेगा सर, ठीक है? ये पे का मीनिंग जैसे हमने स्टार्ट में किया था कि एमोलुमेंट्स की बात होती है। एमोलुमेंट्स का मतलब ये होता है कि बेसिक प्लस सम डेजिग्नेटेड अलाउंस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, अगर वो ऐड किया जाए तो उसको एमोलुमेंट्स कहते हैं। सैलरी में सारे अलाउंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे डीए जो है उसका 2 जगहों पे रोल है। मंथली पेंशन जो बेसिक फिक्स हो जाएगी या फैमिली पेंशन फिक्स हो जाएगी, उसमें डीए ओवर एंड अबव कैलकुलेट होगा फिर, ठीक है ना? बाद में कैलकुलेट होगा, बट कहीं पे बेसिक के साथ डीए को इंक्लूड करके फॉर्मूला लगेगा। तो वो जो केसेस है, एक तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएट जो है उसमें डीए का रोल है, बेसिक प्लस डीए होगा उसमें, ओके? उसमें बेसिक प्लस डीए होगा। जिन्होंने पहले पेंशन केसेस किए हुए हैं, फॉर्मूला याद है टीसीआरजी का क्या था? सर ये रिपीट कीजिए। बेसिक प्लस डीए। यस, इट वाज 1/4 within bracket basic plus DA into number of completed 6 monthly periods up to subject to maximum of 66 numbers, ठीक है? तो जो मैक्सिमम बेनिफिट उसके मिलता है 66 हाफ ईयर। सर इसमें लिख दो, हम नोट कर लेते हैं।
हाँ, अभी फॉर्मूला में मैं जा नहीं रहा, बट जस्ट आपको समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमने करने हैं. क्वेश्चन कर लिख दो. यस सर. Okay, okay. So this is 1/4. Okay. 1/4 within bracket लिख लें. Basic plus DA. Okay. Into number of six monthly periods subject to maximum of 66 numbers. Okay. मीन्स जो बेनिफिट होगा वो 66 से ऊपर का नहीं होगा. 66 से कम होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे आए 51, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 51 से. अब 66 की नौबत नहीं आएगी. लेकिन सपोज किया उनका जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस है दैट वाज 70 नंबर्स, 76 मंथली पीरियड्स. होता है ना, कईयों की जल्दी जॉब लग जाती है तो उनके हो जाते हैं, बट वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो 66 की ही है. इज इट ओके? यस सर. ठीक है. ओके. तो डीसीआरजी के बेनिफिट में बेसिक प्लस डीए होगा. और कहाँ पे डीए का रोल रहेगा कैलकुलेशन में? लीव एनकैशमेंट में. तो यहाँ पे भी बेसिक प्लस डीए का प्रोविजन होगा. बेसिक प्लस डीए इनटू जितनी उनकी लीव रहेगी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वहां पे? 300 नंबर ऑफ डेज इनकैशमेंट. देखें किसी की से 250 आती है, 250 डेज आती है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लीव एनकैशमेंट? बेसिक प्लस डीए कर लेंगे 250 by 300 डिवाइड बाय 30. 250 divided by 300. 31 डे निकाल के इंटू 250 कर देंगे. 250 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे सिंपली. ठीक है, क्योंकि 300 जब होती है तो 300 डिवाइडेड बाय 30 होता तो 10 हो जाता ना. मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं उसको. हाँ, उसको डिवाइडेड बाय 30 करते हैं, तो दैट्स द बेसिस. क्योंकि सर नंबर ऑफ डेज में हम लोग अगर करके पूरे को नंबर ऑफ डेज में एक दिन का निकाल के और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा सर? देखिए, एज ए थंब रूल क्या है कि 30 का महीना माना जाता है ना. ठीक है, जितने भी पेंशन के बेनिफिट्स हम निकालते हैं वो 30 डेज इन ए मंथ करके निकालते हैं. तो इसलिए वो बेंचमार्क है कि आपको डिवाइड 30 से कर लेना ताकि मंथ्स में कन्वर्ट हो जाए. क्योंकि ऐसे मंथ में तो 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं. तो आइडिया इज दैट कि जब आपको मंथ में ही एग्जैक्टली उसको बेनिफिट देना है, तो मंथ क्योंकि 30 का डिफाइंड है तो इसलिए 30 से ही डिवाइड करें उसको. तो दैट विल गिव यू एग्जैक्टली द नंबर ऑफ मंथ्स व्हिच कैन नॉट बी क्वेश्चनड. ओके, तो 300 में भी है वही है ना, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा. तो अगर उससे कम होगा तो नेचुरली. सर इसका एक फार्मूला लिख दो सर प्लीज. इसका लीव एनकैशमेंट का? हाँ सर. लीव एनकैशमेंट का हो जाएगा बेसिक प्लस हो जाएगा डीए प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 30. क्लियर है जी? क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है सर, थैंक यू. अगर 300 था तो डिवाइडेड बाय 30 किया तो 10 मंथ्स हो गए, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. उससे कम होगा, से 275 है तो 275 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा.
तो दैट विल बी 9.1667 करके हो जाएगा। तो व्हाट्सएवर इज कमिंग, राउंडिंग तो उस तरह से हम कर सकते हैं। सो ये 4 बेनिफिट हैं जो कि पेंशन वाले केस में हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए और जिनका हमें पता होना चाहिए कि कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चंस में वी कैन आस्क यू कमेंट ऑन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन कैलकुलेशन। क्वालिफाइंग सर्विस में कौन कौन से पीरियड काउंट होते हैं, कौन से नहीं होते, वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेट क्वालिफाइंग सर्विस पूछ सकते हैं, व्हाट इज नेट क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन, हाउ मेनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर देयर इन केस ऑफ पेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंशन एंड फैमिली पेंशन। नेचुरली जो पेंशन है वो तो उस आदमी को मिलती है जो रिटायर हुआ, और फैमिली पेंशन जो उसके नेक्स्ट ऑफ किथ एंड किन है, whosoever are eligible for that, they will get the family pension. फैमिली पेंशन स्टेट में भी हो सकती है और फैमिली पेंशन आफ्टरवर्ड्स भी हो सकती है। फैमिली पेंशन के जहां तक रेट्स का सवाल है, उसके 2 रेट्स होते हैं, एक होता है एनहांस्ड रेट और एक होता है नॉर्मल रेट। जो एनहांस्ड रेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू मंथली पेंशन। ठीक है, मंथली पेंशन का रेट क्या था? 50%। 50%। तो दैट मीन्स एनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन विल बी 50%। और एक होता है उसका नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज ऑलवेज 30%। ओके, और जैसे जैसे ये टॉपिक हमारा आगे चलेगा, we'll be able to distinguish when enhanced rate is applicable and when normal rate is applicable. तो वो डिपेंड करेगा, कुछ कंडीशंस होंगी उसके लिए कि कहाँ कहाँ enhanced rate मिलेगा और कहाँ पे normal rate मिलेगा। और जब हम फैमिली पेंशन की बात करते हैं या पेंशनर्स की भी बात करते हैं, तो एज रिलेटेड भी उसमें एडिशंस है। ठीक है ना, 80+ के बाद जो है उसमें एडिशंस भी प्रोवाइडेड है, वो नोट्स में है, सारा कुछ नोट्स में है। वो अगली क्लास में उन नोट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ऐसे मैंने आपको बैकग्राउंड काफी सारी चीजों की आज बता दी, सो दैट व्हेन वी गो इनटू द नोट्स यू नो सम टर्मिनोलॉजी, हाउ वी डिफाइन थिंग्स देयर। ठीक है, तो फैमिली पेंशन जब वहां पे हम डिस्कस करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट देयर आर 2 रेट्स, एनहांस्ड रेट एंड नॉर्मल रेट। एनहांस्ड रेट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, नॉर्मल रेट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एज रिलेटेड कितनी एडिशंस होती हैं, किस एज के बाद कितनी एडिशन है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और 1-2 न्यूमेरिकल इसका कर लेंगे हम। पेंशन के बेनिफिट के लिए भी जैसे हमने टाइम बाउंड में डेली वेजर की सर्विस का 50% ऐड किया था, इन द सेम मैनर हियर आल्सो, बिकॉज क्वालिफाइंग सर्विस इज सेम फॉर बोथ द बेनिफिट्स। वहां पे भी क्वालिफाइंग सर्विस ही निकालते हैं ना कि 9 इयर्स हुए या नहीं हुए, 18 इयर्स हुए या नहीं हुए। यहाँ पे भी वैसा ही है। तो यहाँ पे भी जो आपकी नॉर्मल सर्विस होगी उसमें एडिशन हो जाएगी 50% ऑफ डेली वेजर सर्विस, तो दैट विल आल्सो क्वालिफाई। जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, डॉक्टर्स को एक अलाउंस मिलता है जिसको कहते हैं एनपीएस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, एनपीए। आर यू अवेयर ऑफ इट? एनपीए? यस सर। तो वो जो एनपीए है दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, दैट्स आल्सो काउंटेड। तो वहां पे उनके लिए वो एडिड एडवांटेज है। तो काफी सारी चीजें हम पहले ओल्ड पेंशन स्कीम पे हम कैलकुलेशंस जो बनेगी ना, न्यूमेरिकल जो बनेंगे, जो समझने वाली चीज है, वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम के ही बनेंगे। जैसे पार्ट 1 में न्यूमेरिकल आते हैं तो इट्स ऑलवेज रिगार्डिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि एनपीएस में कैलकुलेशन बनती नहीं है।
एनपीएसएन में हम तो कैलकुलेशन कोई करते नहीं ना, तो जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वहां पे आपकी वैल्यू बनेगी, कितना आपको मिलेगा, कितना में कन्वर्ट होगा, दैट वी कैन लर्न. बट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू, हाउ मच पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यू हैव, व्हाट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ द टर्म, so that will depend on the market forces. Okay, so उस पे न्यूमेरिकल उस तरह से नहीं बनता. बट ओल्ड पेंशन स्कीम में क्योंकि एवरीथिंग इज फ्रोजन, एवरीथिंग इज क्रिस्टलाइन्ड, तो उसमें न्यूमेरिकल हमेशा. So with this background, now I think in the next class we can jump over to the notes and then we can do some numericals to understand the concept. ठीक है? सर आपने क्लास के स्टार्ट में बोला था ना डाइज नॉन और ब्रेक. सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डाइज नॉन और ब्रेक में? देखिए, ब्रेक का मतलब मेनली ये है कि आपको पे नहीं मिली, सर्विस में ब्रेक है. ठीक है, सर्विस में ब्रेक है, आपको पे नहीं मिली, तो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए पे का होना लाजमी है. डाइज नॉन का मतलब ये होता है कि नो वर्क नो पे. तो क्या मतलब होगा? नो वर्क नो पे. नो वर्क नो पे. नो वर्क नो पे. सपोज किया कोई एम्प्लॉइज है, वो स्ट्राइक पे चले गए. ठीक है, स्ट्राइक के लिए देयर इज ए प्रोसीजर कि आपको उनको इन्फॉर्म करना है, उनको टाइम देना है, रेजोल्यूशन का टाइम देना है, ओनली देन यू कैन गो ऑन स्ट्राइक. बट वो विदाउट नोटिस ऑल ऑफ ए सडन स्ट्राइक पे चले गए, वेंडलिज्म हो गया, व्हाटसोएवर. इन दैट केस government can declare that it will be treated as dice none, no work no pay. Why? Because you absconded the work without following the norms. तो एक पेनलाइज करने की एक्शन है डाइस नॉन जो है. ठीक है, दैट्स इट. और ब्रेकिंग सर्विस का मतलब हो गया जैसे ईयूएल हम ले लेते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. राइट सर. वो भी जो है वो ब्रेकिंग सर्विस ही है. उसमें भी पे तो ईयूएल में ड्राफ्ट होती नहीं है. ईयूएल का मतलब ही है कि विदाउट पे है वो आप. लेकिन अगर विद मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट हो जाती है. नो डाउट यू विल नॉट गेट पे, बट दैट सर्विस विल बी काउंटेड फॉर क्वालिफाइंग सर्विस. तो ब्रेक का मतलब ये होगा कि दैट विल नॉट बी काउंटेड. ठीक है, डाइट नॉन थोड़ा नेगेटिव में आ गया कि ये पनिशेबल है या मतलब जो भी पेनल्टी के फॉर्म में है. पर ब्रेक किसी भी रीजन से आगे ईयूएल से आगे या यस दैट कैन बी ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन ऐसे. ओके, बट डाइस नॉन जो है वो एक तरह से पीनलाइज करने का वो पेनल्टी है वो, जो कि गवर्नमेंट नॉर्मली करती नहीं है वैसे. ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ गवर्नमेंट भी ठीक ही रहती है. आपने देखा होगा बहुत सारे उस तरह से वाकयात हो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट थ्रेटन करेगी जरूर, लेकिन जब रेजोल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट एग्री कर जाती है सारी डिमांड्स को. इवन इफ द स्ट्राइक इज इलीगल, इट्स गोइंग ऑन, इट्स हैम्परिंग द नॉर्मल पीपल, बट स्टिल जब एग्रीमेंट होता है तो उस तरह से पेनलाइज करने वाले एक्शन नहीं होते हैं. एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है. ओके, बट इट्स नॉट ए नॉर्मल कोर्स. ओके देन, आज के लिए इतना ही रखें फिर. ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें. वैसे ये फॉर्मूले आगे चल के हम जब क्वेश्चन करेंगे सारे आ जाएंगे. कम्यूटेशन का भी फॉर्मूला है. ठीक है, कम्यूटेशन का भी फॉर्मूला है. इसको फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 12 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं. बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो 40% ऑफ बेसिक पे, नॉट सर 40% ऑफ द मंथली पेंशन. ओके जी, कुछ कह रहे? सर मेरा क्वेश्चन था नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के बारे में. सर हमने यहाँ ट्रेजरी में बिल्स देखी डॉक्टर्स की, मतलब जो भेजते हैं हॉस्पिटल की, उसमें वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन वहां से तो मतलब उनको कोई बैन नहीं है ना J&K में वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? आई मीन ऑफ टाइम के बाद. सर वो कैसे वो ड्रॉ कर देते हैं फिर वो NPA? देखिए, उससे यही है कि इफ यू कांट प्रूव
that they are doing practice, then they will qualify for NPA. सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडीओ पे है कि जो ट्रेजरी पे बिल लेता है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर जो है उस पर है? नो, ऑडिटर का भी काम है ही है ना। ऑडिटर को इसीलिए रखा गया है कि अगर उसको कोई क्वेश्चन है तो डीडीओ को वापस भेज सकता है, रेफर कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली डीडीओ इज रिस्पॉन्सिबल, बट क्योंकि ट्रेजरी में जो बिल पास कर रहा है वो ऑडिटर है, और अगर वो डिससेटिस्फाइड है या उसको कोई डाउट है तो ही कैन रेफर the matter back to the HOD for clarification. There is no harm in that. That's why we are called auditors. Auditor का मतलब ये हो गया ना कि internal audit एक तरह से चल रहा है। We are not external auditors. We are not outside government, but we are internal auditor and we have a right to point out. But otherwise, by default, I'm saying that if the person is claiming NPA, so deduction means derivation is that the person is not doing any practice until and unless you can prove that he is actually doing practice. तभी तो देखे ना वो लेटर हेड भी नहीं छपवाते हैं आजकल। ठीक है, तो उस तरह से ब्लैंक पेज पे प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं। रीजन वही है कि they are drawing both the benefits that it goes on, you can't help it. तो सर इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता है? जैसे हर एक चीज की, जैसे कोई भी जैम बिल है या किसी भी चीज के हम प्रूफ लेते हैं फिर बिल पास करते हैं, तो एनपीए देने से पहले कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लेते डॉक्टर से? एनपीए के केस में यू कैन टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम द डॉक्टर प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जब वो अंडरटेकिंग देगा तो देन ही इज रिस्पॉन्सिबल। दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर, जो लेंथ ऑफ सर्विस होती है वो अपॉइंटमेंट डेट से होती है, ज्वाइनिंग डेट से होती है? काउंट ज्वाइनिंग डेट से होती है। अपॉइंटमेंट जो हम अपॉइंटमेंट डेट कहते हैं ना, बेसिकली अपॉइंटमेंट डेट का जो मीनिंग है वो ज्वाइनिंग से ही है। क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑर्डर जैसे हमारे हैं तो वो अगर मान लो 20 जून के ज्वाइनिंग हमने डाली 27 जून को, तो वो तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा रहता है ना 21 डेज का ज्वाइनिंग टाइम है, तो ऐसे हम बोलते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम को हम ईएल में काउंट करते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर वो हमारा 20 से कैलकुलेशन होनी चाहिए अगर वो हमारे ईएल का पार्ट बनने वाला है तो। देखिए उसमें ऐसा है कि आपका ऑर्डर हो गया, अपॉइंटमेंट उस दिन से मानी जाती है जब से आपको पे मिलना स्टार्ट हुई हो। ठीक है, जब से आपको पे मिलना स्टार्ट हुई, और पे के लिए ज्वाइनिंग इज मस्ट। और ज्वाइनिंग अगर फोरनून में हुई होगी तो उस दिन की पे आपको मिली होगी। अगर आपने आफ्टरनून में ज्वाइन किया होगा उस दिन की पे आपको नहीं मिली होगी। तो अपॉइंटमेंट इज विद रेफरेंस टू द पे एक्विटेंस रूल। जैसे सर्विस वेरिफिकेशन होती है तो सर्विस वेरिफिकेशन किस रेफरेंस में होती है? विद रेफरेंस टू पे एक्विटेंस रूल। So when you started drawing pay, that's your date of appointment. Is that clear? हाँ जी, एक इसमें और है, जैसे अगर नोशनल इफेक्ट का ऑर्डर कई बार आता है ना बैक डेट से, कि नोशनल इफेक्ट इनको बैक डेट से मॉनिटरी तो नहीं मिलेगा, तो उस केस में भी हम मतलब जिस डेट से नोशनल इफेक्ट मिला है तो वहां से ज्वाइनिंग डेट काउंट करेंगे या फिर वहीं से करेंगे जहाँ से हमारा एक्चुअल सैलरी ड्रॉ हो रही है? देखिए पहली बात तो ये है कि नोशनल इफेक्ट जो मिलता है उसमें आप कंटिन्यूअस सर्विस में ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी आप लगे नहीं है और आपको कोई नोशनल इफेक्ट पुराना मिल जाए। नहीं, ऐसे हुआ है ना सर एक्चुअल में, क्योंकि जब लास्ट हमारी ज्वाइनिंग है जूनियर असिस्टेंट थी तो अलग अलग ऑर्डर में बच्चों ने ज्वाइन किया था, तो उसमें फिर एक ऑर्डर बाद में नोशनल इफेक्ट का हमें वो पास हुआ था कि क्योंकि वो तो हमारा तो एंड से लैप्स है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट के वो वेरिफिकेशन के डिले के कारण हो गया, तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनको नोशनल इफेक्ट दिया बैक डेट से। तो उस केस में अगर इन दैट केस दैट विल क्वालिफाई फॉर द सर्विस ओनली, नॉट फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स। मतलब सर्विस लेंथ में तो टाइम काउंट हो जाएगा ना फिर? सर्विस लेंथ में हो जाएगा, बट व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ दैट इज एन एक्सेप्शन, वो क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ। अदरवाइज जिस दिन से आप पे ड्रा करेंगे वही आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानी जाएगी। ओके, क्योंकि उससे पहले तो आप गवर्नमेंट के राडार पे थे ही नहीं ना, यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी पे। तो वहां पे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि इट वाज नॉट
part of yours. So that's why they gave you benefit. So that will count for the qualifying service. But you can't claim pay for that. Okay? Okay, sir. तो वो एक exception है. Otherwise, date of appointment is when you started drawing pay from that time. Okay? तो वो joining के बाद ही हो जाएगा. उससे पहले तो कोई आपको पे नहीं देगा ना. Okay then. Actually, इतना ही रखते हैं. I think we lay the foundation for pension and then next time will be full throttle on this topic. Okay then. Goodbye. Thank you.